आ जाओ भाई, सभी का वार्म वेलकम है। आज की क्लास में सुबह का सेकंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। आज का वेलकम रिलीफ इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है मोहम्मद ज़ुबैर पे। अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ पढ़ते हो तो आप जानते होंगे ये ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर हैं एक वेबसाइट के, और आजकल जेल में बंद हैं अपनी ट्वीट्स को लेकर के। तो ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस आर्टिकल में आप देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, वोकैब ग्रामर इसमें भरी हुई है। तो अपने को इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, ग्रामर वोकैबलरी को साथ में लेके चलना है। सॉल्यूशंस इस क्विज़ का क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। जो भी आप सीखने वाले हो ना, इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। शुरू करें क्लास को, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है वेलकम रिलीफ। देखो, रिलीफ का मतलब है राहत, चैन की सांस, और वेलकम का मतलब है जिसका सभी स्वागत करें, जिसको सभी वेलकम करें। कह रहा है एक ऐसी राहत की सांस मिली है किसी को जिसका वो आदमी स्वागत करने वाला है, उसका बड़ा ही वेलकम किया जाएगा। अब देखो किसको मिली है राहत भाई। बात की जा रही है ऑन द ग्रांट ऑफ इंटरिम बेल। बात हो रही है ग्रांट की, उस दे देने की, इंटरिम बेल को। इंटरिम का मतलब होता है प्रोविजनल या टेम्प्रेरी, बेल का मतलब होता है जमानत। तो कह रहे बात की जा रही है दे देने की एक टेम्परेरी सी जमानत को। और जमानत किन के लिए? जमानत है मोहम्मद ज़ुबैर नाम के इस शख्स के लिए। तो जैसे ही जमानत मिली मोहम्मद ज़ुबैर के लिए, ये वेलकम रिलीफ होने वाला है। समझ में आ गई बात। इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी, प्रोविजनल। अभी हो सकता है इनको फिर से जेल में ठूस दिया जाए, एक बार के लिए जेल से बाहर आ चुके हैं इंटरिम बेल पे। चलिए अब टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इट इज़ नॉट अ गुड साइन। कह रहा है ये एक अच्छा साइन नहीं है। इट इज़ नॉट अ गुड साइन, ये एक अच्छा निशान नहीं है। अच्छा कौन सी चीज़ भाई? दैट लगा के बता रहा है। कह रहा है दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बिकम द सोल फोरम। बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, वो बन चुकी है, हैज़ बिकम बन चुकी है, हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्या बन चुकी है? अकेला ऐसा मंच, अकेला ऐसा फोरम। और किस चीज़ का फोरम है भाई? टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी। ये एक फोरम है प्रोटेक्ट करने का, हिफाजत करने का, सुरक्षा करने का, हमारी निजी स्वतंत्रता को, पर्सनल लिबर्टी को। आई बात समझ में? तो कह रहा है बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है ये कि देश में पर्सनल लिबर्टी को बचाने के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही एक बचा है। इसके अलावा कोई सरकारी एजेंसी हमारी पर्सनल लिबर्टी के बारे में कोई ख्याल नहीं करती। आ गई बात समझ में? इट की वर्ब है इज, सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है हैज़ बिकम। ग्रामर रूल यहाँ पे वॉयलेट हुआ है। एक सुप्रीम कोर्ट सरकारी संस्था है, सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई, कोई भी संस्था हो सरकारी, उसके आगे आप द लगाते हैं। ना केवल सरकारी संस्थाओं के आगे बल्कि सरकारी एक्ट्स और कानूनों के आगे भी द लगाया जाता है। ये टाइटल पैराग्राफ है, थोड़ा सा स्पेस कम होता है इसलिए यहाँ पे द को इसने ओमिट किया है। सोल का मतलब होता है अलोन, अकेला, खाली खाली एक, ओनली भी बोल सकते हैं। और फोरम एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश में जिसका प्लूरल बनाना थोड़ा सा अजीब होता है। करके दिखाऊं आपको मैं। देखिए फोरम मतलब मंच, प्लेटफॉर्म, ये है सिंगुलर। अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे? आप लिखोगे फोरम्स, ऐसा ही लिखोगे ना। बस यहाँ गलती हो जाएगी। याद रखना ये जो यू एम से ख़त्म होने वाले वर्ड्स हैं लैटिन रूट्स के, इनका प्लूरल ऐसे नहीं बनता है। प्लूरल कैसे बनेगा? एक काम करो, यू एम को निकाल दो, यू एम को निकाल दो और इसकी जगह लिख दो ए। फोरम का प्लूरल होता है फोरा। वैसे ही पोडियम, पोडियम और फोरम एक ही बात है। पोडियम का मतलब होता है जहाँ पे वो खड़ा होकर के स्पीकर बोलता है ना, एक मंच के आगे माइक लगा होता है, उसमें एक डेस्क बनी होती है, उसको बोलते हैं पोडियम। पोडियम एक होगा, अगर एक से ज़्यादा है तो पोडिया। अब मैंने आपको करवा दिए मीडियम, बैक्टीरियम, स्टेडियम, सभी लोग इनका प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे। मीडियम का मीडिया, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, और स्टेडियम का स्टेडिया। अब इनमें से कुछ वर्ड्स के आगे आप एस भी देखोगे, कभी कभी स्टेडियम्स लिखा होगा, कभी कभी पोडियम्स लिखा होगा, लेकिन स्टैंडर्ड स्पेलिंग इनके प्लूरल की ऐसे बनती है लास्ट में ए लगा के। चलो नाउन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स में हो चुका है, फटाफट से रिवाइज कर लो। अब बढ़ेंगे आगे। चलो अब इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सकें। बहुत सारी वोकैब आज की उसी के साथ
देखिए, एग्जाम्स की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट लगाना और उनको एनालाइज करना। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे ढंग से, उतना ही अपने स्कोर को बूस्ट करोगे। और मॉक टेस्ट के लिए मेरा पर्सनल फेवरेट है टेस्टबुक.com। रीजन इसका सिंपल सा है, 43,000 मॉक टेस्ट 550 से ज़्यादा एग्जाम्स के एक सिंगल पैकेज में आपको मिल जाते हैं। अब इसमें मुश्किल भी होंगे, आसान भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, खूब तैयारी का मौका आपको मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में आप अवेल कर सकते हैं, 1 साल के लिए 499 में, 3 सालों के लिए 699 के पैकेज में। लेकिन ध्यान रखना, ये प्राइसेस पे आपको मिलता है ऑफ अगर आप यूज़ करते हैं कोड YT10। जैसे ही कोड को लगाओगे 499 वाला मिलेगा 375 में, 69 वाला मिलेगा आपको 525 में। टेक्स्ट बुक का लिंक मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में। कोड YT10 को लगा के डिस्काउंट लेना ना भूलें। चलो जी, अपनी वोकैब शीट पे आ जाओ। देखो, इसमें 1000 वर्ड्स हैं। अगर ठीक से करोगे तो 1 से 1.5 महीने में 5-5 वर्ड करके सारे रिपीट हो जाएंगे। तो इस शीट को आपको फॉलो करना है। आज के वर्ड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। डिसर्निबल, रिटेलिएट, डॉग, ल्यूडिक्रस, इनोक्यूअस। अब ये शीट जिन लोगों को चाहिए, रोज़ चाहिए हो, तो क्या करना है आपको टेलीग्राम पे जाना है और सर्च करना है बिल्कुल ऐसा @YourEnglishTutor। बिल्कुल यही कॉपी कर देना। जो पहला ग्रुप आएगा 7,500 लोग होंगे, नया ग्रुप है, इसमें ये शीट आपको रोज़ मिल जाया करेगी शाम में। जाके सभी लोग ज्वाइन करें। चलिए, डिसर्निबल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जिसको डिसर्न कर सकें। और डिसर्न करने का मतलब क्या होता है? जिसको महसूस कर सकें। हर वो चीज़ डिसर्निबल है जिसको नोटिस करोगे, जो आपके सामने जाहिर है। भाई, अगर नोटिसेबल होगी तभी महसूस करोगे ना। तो डिसर्निबल मतलब समथिंग नोटिसेबल। नोटिसेबल को पैल्पेबल, एविडेंट, परसेप्टिबल और टेंजिबल भी बोलते हैं। बड़े बड़े भारी भारी वर्ड्स हैं। आज एक सिनोनिम जो पैल्पेबल है ना, इसको आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। द GST हैज़ ब्रॉट नो डिसर्निबल बेनिफिट्स टू द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू। GST जो है वो लेकर के आया है हैज़ ब्रॉट, और क्या भाई, कोई भी डिसर्निबल बेनिफिट नहीं, कोई भी नोटिसेबल फ़ायदा नहीं। और किसके लिए? सरकार के रेवेन्यू के लिए, सरकारी खजाने के लिए। आ गई बात समझ में? डिसर्निबल, पैल्पेबल एक ही बात है। नेक्स्ट वर्ड है अपना रिटेलिएट। जब आपको कोई मारता है तो आप क्या करते हो? सामने से जवाब देते हो ना उसका। इन जनरल तो देते ही हो, अगर कोई ज़्यादा तगड़ा हो तो शायद ना भी दो। तो जो जवाब आप देते हो उसको कहते हैं रिटेलिएट करना। ऐसे याद रहेगा ये वर्ड। जवाबी हमला देने को बोलते हैं रिटेलिएट करना। और जो जवाबी हमला होता है नाउन फॉर्म में, उसको बोलते हैं रिटेलिएशन। रिटेलिएट एक वर्ब है, रिटेलिएशन एक नाउन है। द गवर्नमेंट रिटेलिएटेड बाय थ्रोइंग द वायलेंट प्रोटेस्टर्स इनटू प्रिजन। सरकार ने रिटेलिएट किया, जवाबी हमला किया। और कैसे? हिंसक प्रोटेस्टर्स को प्रिजन में थ्रो करके, जेल में ठूस करके। तो इन्होंने पहले कुछ किया होगा, वायलेंट प्रोटेस्टर्स थे, है ना, कुछ नुकसान किया होगा। सरकार ने कैसे जवाबी हमला किया? सरकार ने इनको जेल में डाल दिया। तो टू फाइट बैक, टू गिव ए काउंटर रिप्लाई इज टू रिटेलिएट। अब देखो, रिटेलिएट का एक सिनोनिम है पुश बैक। और यह वैसे भी याद करना बड़ा आसान है। आपको किसी ने पुश किया, आपने उसको पुश बैक कर दिया। पुश बैक मतलब जवाबी हमला करना। तो ये वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे। बड़े नेक्स्ट वर्ड पे, कहानी के साथ में, कॉन्टेक्स्ट के साथ में वर्ड्स को जोड़ लो, बहुत आसान है। नेक्स्ट वर्ड है डॉग। डॉग कौन होता है? कुत्ता। अच्छा, डॉग तो हो गया एक नाउन फॉर्म में कुत्ता, लेकिन वर्ब फॉर्म में डॉग का काम क्या होता है? जैसे अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए, आप बाइक पे जा रहे हो, गाड़ी पे जा रहे हो, साइकिल पे जा रहे हो, कुत्ता पड़ जाता है तो क्या करता है? दूर तक आपको दौड़ाता है। तो अगर आप किसी को बहुत दूर तक दौड़ाओ, किसी को आप जो है किसी के पीछे पड़ जाओ, है ना, किसी को परेशान करने लगो, किसी को आप चिढ़ाने लगो और पीछे पड़ जाओ उसके, इसको बोलते हैं डॉग करना। बिल्कुल कुत्ते से जुड़ी हुई है ये वर्ड, वैसे ही आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, किसी को परेशान करना, अनॉय करना, बॉदर करना, या फिर किसी के पीछे पड़ जाना। जैसे सरकार अभी जुबैर इसके पीछे पड़ी है, मोहम्मद जुबैर के पीछे पड़ी है। चलो अब इसको सेंटेंस में बना के देखते हैं वर्ड को। शी फेल्ट दैट समवन वॉज डॉगिंग हर। उसने ऐसा फील किया, उसको ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसको डॉग कर रहा है ना। और वैसे ही द एलिगेशंस ऑफ राइट विंग नेशनलिज्म हैव बीन डॉबिंग द गवर्नमेंट। जो एलिगेशंस हैं, जो आरोप हैं राइट विंग नेशनलिज्म के। राइट विंग नेशनलिज्म आप जानते हो ना, ऐसा राष्ट्रवाद जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव होता है, दकियानूसी होता है। तो कह रहे हैं ये जो एलिगेशंस हैं, आरोप है ना, ये डॉग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, पीछे पड़ गए हैं हमारी सरकार के। याद रहेगा वर्ड। चलो अब डॉग कुत्ते का एक सिनोनिम होता है हाउंड। आज आप हाउंड नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलो नेक्स्ट वर्ड है अपना लुडिक्रस। डॉग और हाउंड एक ही बात है। कुत्ता नाउन फॉर्म में और वर्ब फॉर्म में किसी के पीछे कुत्ते की तरह पढ़ना, डॉग या हाउंड करना, ऐसे याद रखना। एक वर्ड है लुडिक्रस। लुडिक्रस का मतलब है बेवकूफ़ी भरा, सिली, फुलिश। इसको रिडिकुलस, एब्सर्ड, प्रीपोस्टरस और वैकी भी बोलते हैं।
वैकी तो बहुत ही एकदम बचकाना होता है ना, उसको बोलते हैं वैकी, है ना। तो इनका सबका अलग अलग डिग्री है वर्ड्स का। तो आज इसका एक सिनोनिम है absurd, बहुत बेवकूफ़ी भरा कहलाएगा absurd, इसको आप आर्टिकल में देखेंगे। इन अ ludicrous मूव सम एट रिस्क एडल्ट्स हैव रिफ्यूज टू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19। एक बेवकूफ़ी भरी हरकत करते हुए ludicrous मूव में, absurd मूव में हुआ क्या, कुछ एट रिस्क एडल्ट जो हैं, कुछ ऐसे एडल्ट जिनको रिस्क है, जो 60 से ऊपर के हैं, कह रहा है ऐसे एडल्ट्स ने मना कर दिया है वैक्सीन लगवाने से कोविड-19 के लिए। एब्सर्ड मूव है ना, बेवकूफ़ी भरा एब्सर्ड। लास्ट वर्ड है इनोक्यूअस, नया वर्ड है आपके लिए। इनोक्यूअस का मतलब होता है हार्मलेस, पेनलेस, इनोसेंट, इनॉक्शियस। हर वो चीज़ इनोक्यूअस है जो आपका नुकसान नहीं करती है। द जर्नलिस्ट वॉज पुट बिहाइंड द बार्स फॉर हिज सिली एंड इनोक्यूअस रिमार्क्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जर्नलिस्ट जो है उसको जेल में डाल दिया गया, पुट बिहाइंड द बार्स किया गया। और क्यों किया गया, उसके बेवकूफ़ी भरे और हार्मलेस रिमार्क्स के लिए, बातों के लिए जो उसने सरकार के खिलाफ की थी। तो बातें बहुत बेवकूफ़ी भरी थी और बहुत ही हार्मलेस थी, कोई उनमें नुकसान उसका जो है सरकार का नहीं था, फिर भी इस जर्नलिस्ट को जेल में जो है ठूस दिया गया। 6 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए हैं, 5 है मेरे ख्याल है ना, 5। चलो आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको देंगे। इस आदमी को ध्यान से देख लो, इनका नाम है जुबैर अहमद, मोहम्मद जुबैर। अच्छा, इन्होंने क्या किया था, ये ओल्ड न्यूज़ नाम की एक वेबसाइट चलाते हैं जिसका काम होता है झूठी खबरों का खंडन करना। जैसे कोई खबर चल रही है व्हाट्सएप पे, है ना, तो ये उसको बताएंगे कि हमारे अपनी वेबसाइट पे कि ये खबर कैसे झूठी है, उसका जो आपको प्रूफ देंगे। अब ऐसा आदमी वैसे भी सरकार के निशाने पे आ जाता है, क्योंकि ये आदमी इस तरह के जो होते हैं ना, वो प्रोपेगेंडा को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, चाहे सरकार हो चाहे अपोजिशन हो, सबके प्रोपेगेंडा को ये एक्सपोज करते हैं। तो ये हाई प्रोफाइल आदमी है। अब इसने कुछ ट्वीट्स की थी, बहुत कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स हैं, आप जाके नेट पे देखना। उन ट्वीट्स के लिए जो 2018 में की थी, 2022 में इनको हो गई है जेल। सरकार इनके पीछे पड़ी है अलग अलग राज्यों की। अब सुप्रीम कोर्ट को बीच बचाव करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पहले तो इस आदमी को बेल मिलनी चाहिए, दूसरा सरकार को इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, तीसरा इसके पीछे पड़ के सरकार अपने ही देश की इंप्रेशन को ख़राब कर रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को देश में बनाए रखना है। बस यही इस आर्टिकल की समरी है। थोड़ा सा कंसर्न्ड है, कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई बचाने वाला नहीं बचा पर्सनल लिबर्टी को, इट इज़ नॉट अ गुड साइन। कंसर्न टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, परेशान टोन में। शुरू करें आर्टिकल को, चलो। जिस तरीके से कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की, वैसे ही पढ़ना ईजी रहेगा। कह रहा है देयर इज़ अ सेंस ऑफ रिलीफ अमंग एवरीवन। कह रहा है वहाँ पे एक सेंस ऑफ रिलीफ है। सेंस मतलब फीलिंग, रिलीफ मतलब राहत। तो एक राहत भरी फीलिंग है, और किसमें, हर एक आदमी में, अमंग एवरीवन। अच्छा, ये एवरीवन कौन है भाई, ये एवरीवन है हु वैल्यूज़ पर्सनल लिबर्टी एंड फ्री स्पीच। अब एवरीवन के लिए आया हु, ये वो एवरीवन है जो वैल्यू करता है पर्सनल लिबर्टी और फ्री स्पीच को, निजता के अधिकार को और अभिव्यक्ति के, फ्री स्पीच को, अभिव्यक्ति के अधिकार को। अच्छा, कब हुआ ये काम भाई, सबको रिलीफ कैसे मिला हर एक आदमी को, ये काम हुआ फॉलोइंग द ग्रांट ऑफ इंटरिम बेल टू मोहम्मद जुबैर। ये काम हुआ फॉलोइंग यानी कि आफ्टर, यानी कि बाद में। ये काम हुआ बाद में दे देने को एक इंटरिम बेल को, एक अग्रिम जमानत को या एक टेम्परेरी जमानत को मोहम्मद जुबैर नाम के इस आदमी को। अच्छा, कौन है भाई ये मोहम्मद जुबैर, कॉमा लगा दिया और इनकी आइडेंटिटी आपको दे दी। ये है को फाउंडर ऑफ फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज़। ये को फाउंडर हैं, सह संस्थापक हैं एक फैक्ट चेकिंग वेबसाइट के जिसका नाम है ऑल्ट न्यूज़। तो जो मैंने आपको बताया वही बात लिखी हुई है, ये इनकी वेबसाइट थी। यहाँ पे ये सरकारों के प्रोपेगेंडा को फैक्ट चेक करके बताते थे। अब इनको जो जेल में डाला गया था, इनको इंटरिम जेल मिल गई है, इंटरिम जमानत मिल गई है। और ये बात हर एक आदमी के लिए सेंस ऑफ रिलीफ का काम करेगी, वो आदमी जो पर्सनल लिबर्टी और फ्री स्पीच को वैल्यू करता है। सेंस की वर्ब है इस, देयर से सेंटेंस शुरू हुआ है, देयर से क्लोज शुरू होगा तो वर्ब सब्जेक्ट के बाद रखी होगी। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। देयर से कोई भी कनेक्शन नहीं है। हु आया एवरीवन के लिए, हु की वर्ब है वैल्यूज़। एवरीवन, एवरीबडी, ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। सिंगुलर, वन लगा हुआ ना पीछे, तो एवरी मतलब एक, वन भी मतलब एक। तो सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर ही वर्ब लेगा। रिलेटिव प्रोनाउन को तो अपना एंटीसीडेंट देखना है और उसके हिसाब से वर्ब लेनी है। फॉलोइंग कुछ और कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है आफ्टर। फॉलोइंग मतलब आफ्टर। चलो आगे बढ़ो। कह रहा है गिवन दैट मल्टीपल केसेस वर रजिस्टर्ड फॉर द सेम एलिजिड ऑफेंस, मोस्ट ऑफ देम बेस्ड ऑन
tweets, personal liberty and freedom of expression were both under threat. अब बता रहे हैं इन दोनों की दिक्कत क्या थी। पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है कहाँ पे खराब है देश में। कह रहे गिवन दैट, देखते हुए इस चीज़ को, गिवन दैट और गिवन दोनों का मतलब है इस चीज़ को देखते हुए, कंसीडर करते हुए। कह रहा देखते हुए कि कई सारे जो केस थे ना, मल्टीपल केसेस, उनको वर रजिस्टर्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वैसी वॉइस में रजिस्टर किया गया। समझ गए ना, केसेस को रजिस्टर किया गया पास्ट में। अच्छा, कब किया गया, कैसे किया गया? एक ही टाइप के अलेजिड ऑफेंस के लिए। ऑफेंस मतलब गुनाह, एलिजिड मतलब आरोपित, आरोप जैसा इन पे लगा है। तो कई सारे केस, एक जैसे ही केस एक ही गुनाह के लिए अलग अलग जगहों पे लगाए गए थे। कह रहा है इस चीज़ को देखते हुए। अच्छा, ये कौन से केस हैं भाई? ये सारे वो केसेस हैं जिनमें से मोस्ट ऑफ देम बेस्ड ऑन है ट्वीट्स पे, जिनमें से ज़्यादातर आधारित हैं इनकी जुबैर साहब की ट्वीट पे, ये जुबैर जो आदमी है इसकी ट्वीट पे। कह रहे इसको देखते हुए हुआ क्या? कह रहे ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, हमारा निजता का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी, और हमारा अभिव्यक्ति का एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम है, कह रहे ये दोनों ही अंडर थ्रेट थी, ये दोनों ही खतरे के साए में थी। जब अंडर थ्रेट कोई चीज़ हो उसको बोलते हैं खतरे के साए में होना। चलो समझ में आ गया। मल्टीपल केसेस की वर्ब है वर रजिस्टर्ड, पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम एक्सप्रेशन की वर्ब है वर। ये प्लूरल है इसलिए वर्ब प्लूरल है, केसेस प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। चलो जी, आगे कह रहा है इन द फेस ऑफ एन असर्टिव एग्जीक्यूटिव इन टाइम्स ऑफ मेजोरिटेरियन नेशनलिज्म, कॉमा। अब देखो भारी भारी वर्ड्स हैं, कॉमा लग गया है, यहीं पे रुक जाओ। यहाँ से अपना आर्टिकल जो है ना, मतलब थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। कह रहा है इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब होता है इस चीज़ का सामना करते हुए। अच्छा भाई, किस चीज़ का सामना करते हुए? इसके बाद में लिखी हुई है एक असर्टिव एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, असर्टिव का मतलब होता है एग्रेसिव, रेजोल्यूट, एकदम फॉर्म, एकदम कड़ी। कह रहा है इसका सामना करते हुए, और वो चीज़ है एक बहुत ही वायलेंट जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है। और कब है ये काम? ये है उस वक्त में, इन टाइम्स ऑफ, जो है ऐसे नेशनलिज्म का, राष्ट्रवाद का, पेट्रियोटिज्म का, जो मेजोरिटेरियन है, जो मेजोरिटी के साथ है। कह रहा है ऐसे एक वक्त पे जब मेजोरिटी का नेशनलिज्म चल रहा है, हिंदुत्व की लहर चल रही है, और सामना हो रहा है एक बहुत ही एग्रेसिव एग्जीक्यूटिव का। हुआ क्या? कह रहा है, अब कोमा लगा के बता रहा है, इट हैज़ बिकम नॉर्मल फॉर मैजिस्ट्रेट्स टू कंप्लाई विद एनी डिमांड फॉर द पुलिस टू रिमांड। कह रहा है ये बन चुका है, इट हैज़ बिकम, बड़ा ही नॉर्मल हमारे जज साहब के लिए, मैजिस्ट्रेट्स के लिए। अच्छा, क्या नॉर्मल बन गया कि वो कंप्लाई विद करें, वो मान लें, वो फॉलो करें किसी भी डिमांड को, किसी भी मांग को। और किसके लिए? पुलिस के लिए। और किस चीज़ की डिमांड? टू रिमांड दोज ब्रॉट बिफोर देम टू कस्टडी, उन लोगों की रिमांड देने के लिए, वो लोग जो ब्रॉट किए जाते हैं इन मजिस्ट्रेट्स के सामने, ब्रॉट बिफोर देम किए जाते हैं कस्टडी के लिए। और कह रहा है एंड टू डिनाई देम बेल रिगार्डलेस ऑफ द मेरिट और लैक ऑफ इट इन दोज केसेस। और दूसरा बड़ा नॉर्मल काम हो गया है कि डिनाई कर देना बेल को बिना किसी तवज्जो दिए, रिगार्डलेस ऑफ किए इनकी मेरिट को या मेरिट की कमी को। मेरिट का मतलब होता है दम, किसी चीज़ में वर्थ, किसी चीज़ की कीमत, चाहे बेल की मेरिट है या नहीं, चाहे बेल की बात में दम है या नहीं, इस चीज़ को रिगार्डलेस करते हुए इन केसेस के अंदर। आ रही बात समझ में? हो क्या रहा है? जब सरकार बड़ी मेजोरिटेरियन नेशनलिस्ट होती है, बहुत पावरफुल होती है, एग्रेसिव होती है, तो जज साहब जो होते हैं ना छोटी मोटी कोर्ट में, उनके लिए नॉर्मल काम हो जाता है कि पुलिस अगर किसी की कस्टडी मांगे तो जज साहब कहते हैं ले जाओ। और ऐसे केसेस में जहाँ पे सरकार से किसी ने पंगा लिया होता है तो जज साहब बड़ा इजीली उसकी बेल को भी मना कर देते हैं, चाहे बेल के लिए उसकी बात में दम हो या ना हो, जज साहब इस चीज़ को नहीं देखते। इट की वर्ब है हैज़ बिकम, असर्टिव मतलब एग्रेसिव, मेजोरिटेरियन मैंने आपको बता दिया जो बहुसंख्यक समाज से जुड़ा हो, मेजोरिटी से जुड़ा हो। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है बिना इस चीज़ को तवज्जो दिए। डिनाई का मतलब होता है किसी चीज़ को मना करना। मेरिट का मतलब होता है दमदार चीज़, वर्थ, किसी चीज़ में, समझ गए ना, किसी चीज़ के अंदर जो दम होता है ना उसको बोलते हैं मेरिट। अब इस सेंटेंस में कुछ ग्रामर है, फटाफट उसको अपने देख लेते हैं। देखो पहली चीज़ आपको देखनी है रिगार्डलेस ऑफ को। रिगार्डलेस ऑफ और इररिस्पेक्टिव ऑफ, इन दोनों का मतलब होता है बिना इस बात की परवाह किए या बिना इस बात को तवज्जो दिए। जैसे एक सेंटेंस बना रहा हूँ, बिना खतरे की परवाह किए वो नदी में कूद गया। इररिस्पेक्टिव ऑफ या रिगार्डलेस ऑफ द डेंजर ही डाइव्ड इनटू
इनटू द रिवर, या बिल्डिंग से कूद गया तो ही जंप्ड फ्रॉम द बिल्डिंग। समझ गए ना? प्रैक्टिकली यूज़ करना सीखो इन कॉन्सेप्ट्स को, इन फ्रेजेस को, रिगार्डलेस ऑफ जो है या इररिस्पेक्टिव ऑफ। ये ऑफ को मत भूल जाना, मेरा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही बताना है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे रिगार्डलेस ऑन, रिगार्डलेस बाय, ऐसा कुछ जो है आपको नहीं लगाना है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट है जी इसमें कहाँ चला गया यार, हाँ, कंप्लाई। कंप्लाई विद का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना। मैंने आपसे कुछ बोला, आपने मान लिया, तो आपने मेरी बात से कंप्लाई विद किया। मैंने आपको बोला यहाँ मत बैठो, आप नहीं बैठे, तो कंप्लाई विद कर दिया। अब यही अडियर का भी काम है, यही अवॉइड का भी काम है, लेकिन इनकी प्रपोजिशन अलग है। देखिए अवॉइड के साथ में आएगा बाई, अडियर के साथ में आएगा टू। फिक्स प्रपोजिशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको याद रखना। तीनों का मतलब एक ही है, लेकिन तीनों की प्रपोजिशन अलग अलग है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जुबैर के केस में क्या हुआ, कह रहा इन केस ऑफ मिस्टर जुबैर इट वॉज क्वाइट पैल्पेबल दैट ही वॉज बीइंग हाउंडेड बाय द पुलिस। कह रहा जुबैर के केस के अंदर क्या हुआ, मिस्टर जुबैर के, ये चीज़ बड़ी पैल्पेबल थी। पैल्पेबल, डिसर्नेबल, याद है ना, नोटिसेबल। कह रहे ये चीज़ बड़ी ही साफ थी, समझी जा सकती थी, महसूस की जा सकती थी। अच्छा क्या चीज़, दैट वो ये कि इस आदमी को हाउंड किया जा रहा था। अब हाउंड क्या है, डॉग, वही कुत्ता। इस आदमी को कुत्ते की तरह इसका पीछा किया जा रहा था, हाउंड किया जा रहा था, इसको परेशान किया जा रहा था, और किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा, बाय द पुलिस। अच्छा कौन सी पुलिस है भाई, ये वो पुलिस है जो एक्टिंग ऑन कंप्लेंट्स है, मैनिफेस्टली मोटिवेटेड बाय कम्युनल कंसिडरेशंस। ये वो पुलिस है जो एक्ट ऑन कर रही है, जो हरकत में आ रही है उन कंप्लेंट्स पे, उन शिकायतों पे। वो कंप्लेंट्स जो साफ तौर पे, मैनिफेस्टली मतलब क्लियरली, जो क्लियरली मोटिवेटेड है, जो क्लियरली जो है आगे बढ़ाई जा रही है मोटिवेशन के साथ में, और मोटिवेशन है कम्युनल कंसिडरेशन का, धार्मिक कंसिडरेशन का। तो पुलिस को पीछे से कुछ आ रहा होगा इशारा कि भाई धर्म के नाम की बात है तो इस आदमी को अंदर डालना है, इसीलिए पुलिस इसको पीछा पड़ रही थी। और ये जुबैर के केस में इस चीज़ जो है साफ है। इट की वर्ब है वॉज, पैल्पेबल मतलब नोटिसेबल, ही जुबैर के लिए आया है। इसकी वर्ब है वॉज बीइंग हाउंडेड, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पैसिव में लिखा गया है। वॉज प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाउंड करना, किसी का पीछा करना। मैनिफेस्टली का मतलब है एविडेंटली, क्लियरली या अपेरेंटली, साफ तौर पे, जाहिर तौर पे। चलो अब एक कॉन्सेप्ट और करें। मुझे बता दो कंप्लेंट्स जो लिखा हुआ है, अगर इसमें से टी निकाल दूं मैं, तो उस कंप्लेन और इस कंप्लेंट दोनों वर्ड्स में क्या फ़र्क है। जो क्लास में भी आजकल नए आए हैं उनको शायद नहीं आता होगा, पुराने वाले सब जानते हैं। कंप्लेंट एक नाउन है, इसका मतलब है शिकायत। कंप्लेन एक वर्ब है, इसका मतलब है किसी की शिकायत करना। यूज़ करके देख लेते हैं। द गेस्ट रीच द रिसेप्शन टू कंप्लेंट या कंप्लेन अबाउट द बेड बग्स इन द रूम। यहाँ पे अगेंस्ट भी कर सकते हो। गेस्ट जो है पहुँच गए रिसेप्शन पे होटल की, और क्यों पहुँच गए, जो खटमल थे, बेड बग्स थे उनके कमरों में, उसकी शिकायत लेकर के। यहाँ पे टू लगा है, एक इन्फिनेटिव चाहिए, वर्ब चाहिए, इन्फिनेटिव वर्ब ही होता है, तो यहाँ पे लिखोगे वर्ब या लिखोगे कंप्लेन। ठीक है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखो, वर्ब चाहिए तो कंप्लेन, शिकायत करने के लिए पहुँचे, नाउन चाहिए तो कंप्लेंट, शिकायत के लिए नाउन। वैसे ही द मैनेजर रजिस्टर्ड देयर कंप्लेन या कंप्लेंट इन अ रजिस्टर एंड अपोलोजाइज्ड। मैनेजर ने लिख लिया उनकी शिकायत को एक रजिस्टर में और माफ़ी मांगी। क्या लिखा भाई, उनकी शिकायत को। वर्ब से वट का रिप्लाई करने वाला नाउन चाहिए। क्या क्या लिखा, क्या रजिस्टर किया, उनकी शिकायत को। नाउन क्या है, कंप्लेंट। याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का ये पूरा पेयर है, ऐसे मेरे ख्याल से 15, 20, 25 कर चुके हैं। एक क्लास आपको इस सैटरडे मिलने वाली है कल। कह रहा है आगे, कहाँ गया, कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट FIR इन दिल्ली बेस्ड ऑन अ 2018 ट्वीट referencing a scene on a film from the early 1980s. He has been accused of reviving foreign donations without a license to do so. अब ये बता रहा है इनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है। कह रहा है अपार्ट फ्रॉम, साथ ही साथ। अच्छा किस चीज़ के साथ भाई, अपार्ट फ्रॉम मतलब इस चीज़ के साथ ही। साथ है उस पहली FIR के जो है दिल्ली में, और किस पे बेस्ड है वो FIR आधारित है, बेस्ड ऑन है एक 2018 के ट्वीट के, 2018 की एक ट्वीट के। कौन सी ट्वीट है, जो रेफरेंस करती है एक सीन को, एक फिल्म में जो आया था अर्ली 1980s के अंदर। तो इन्होंने अर्ली 1980s के अंदर किसी सीन पे एक ऐसी ट्वीट करी जिससे
हिंदूज की जो है धार्मिक भावनाएं आहत हुई। कह रहा है इस ट्वीट को तो छोड़ ही दो, इसके साथ ही साथ हुआ क्या। कह रहा है इस एफआईआर के साथ में ना उसको अक्यूज ऑफ किया गया है, उस पर आरोप लगा है रिसीव करने का बाहर से डोनेशंस को, फॉरेन डोनेशंस को बिना एक लाइसेंस के, और किस लिए, टू डू सो, ऐसा करने के लिए। तो ये ट्वीट का एक लगा केस। दूसरा केस लगा कि ये पैसे जो है बाहर से मंगाता है। चलो अब इसमें देखने वाला क्या है, ही की वर्ब है हैज़ बीन अक्यूज्ड। अक्यूज का मतलब है आरोप लगाना। ट्वीट के लिए एडजेक्टिव है रेफरेंसिंग। वो ट्वीट है जो रेफरेंस करती है, इशारा करती है 1980 की एक मूवी सीन का। इसमें अब देखने वाला कॉन्सेप्ट है, फटाफट देख लो। अक्यूज के साथ में ऑफ हमेशा फिक्स्ड रहेगा जब भी किसी को आप अक्यूज़ करोगे किसी काम के लिए। अब देखो अक्यूज से मिलते जुलते सारे क्राइम से रिलेटेड वर्ड्स हैं, इनका अपने को फिक्स प्रीपोजिशन देखना है। मैं 5 सेकंड का गैप लूँगा, सभी लोग जितने फिक्स प्रीपोजिशंस आपको याद हैं भरने की कोशिश करो। अक्यूज, चार्ज, ब्लेम, कॉन्विक्ट, एक्विट या एक्सोनरेट। चलो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आप भूल जाओ ना, आपको याद ना आए कि कौन सा किसके साथ में आएगा, तो ऐसा समझ लो सबके साथ में ऑफ आएगा। ठीक है, क्या आएगा जी सबके साथ में? सबके साथ में ऑफ आएगा। अक्यूज का मतलब है आरोप लगाना, अक्यूज ऑफ। चार्ज का मतलब है आरोप लगाना, चार्ज ऑफ। ब्लेम का मतलब आरोप लगाना, ब्लेम ऑफ। कॉन्विक्ट का मतलब है किसी की आरोप सिद्धि हो जाना, किसी का गुनाह जो है प्रूव हो जाना, कॉन्विक्ट ऑफ। एक्विट का मतलब है किसी का गुनाह प्रूव ना होना, यानी बाइज्जत बरी करना, एक्विट ऑफ। एक्सोनरेट का मतलब है बाइज्जत बरी करना। मीनिंग समझ गए? अब देखो कैच कहाँ है, इसमें चार्ज के साथ में एक्चुअल में आता है विद, ब्लेम के साथ में आता है फॉर, और एक्सोनरेट के साथ में ऑफ तो आता ही है, लेकिन साथ में फ्रॉम भी आता है और फ्रॉम को प्रेफर किया जाता है। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, चार्ज के साथ में विद, ब्लेम के साथ में फॉर, एक्सोनरेट के साथ में ऑफ आता है, लेकिन फ्रॉम को प्रेफर किया जाता है। दोनों ही सही है। चलो बढ़े आगे। कह रहा है फर्दर सम ऑब्वियसली ट्रिवियल एंड absurd केसेस ऑफ इंसल्टिंग रिलीजियस फीलिंग्स बेस्ड ऑन इनोक्यूअस ट्वीट्स हैव मेड इट क्वाइट क्लियर। कह रहा है इससे भी आगे कुछ ऑब्वियसली ट्रिवियल और एब्सर्ड जो केसेस हैं, कुछ साफ तौर पे छोटे मोटे और बेवकूफ़ाने केसेस हैं। ट्रिवियल मतलब इनसिग्निफिकेंट, जिसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात ही नहीं है, और एब्सर्ड मतलब बेवकूफ़ी भरा। कह रहे वो केसेस हैं जो हैं इंसल्ट करने के, रिलीजियस फीलिंग को, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के, और वो भावनाएं जो बेस्ड ऑन है, या वो केसेस जो आधारित हैं इनोक्यूअस ट्वीट्स पे, ऐसी ट्वीट्स पे जो बिल्कुल हार्मलेस है ना, जिसमें कुछ है नहीं कहने जैसा। कह रहा है ऐसे जो केसेस है ना इस प्रकार के, कह रहा है इन्होंने मेड इट क्वाइट क्लियर कर दिया है, इस चीज़ को साफ कर दिया है। कौन सी चीज़ भाई? दैट लगा के बता रहा है। कह रहा है दैट द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट सो मच अबाउट व्हाट ही सेड एज अबाउट हाउ ही कुड बी हरास्ड एंड हाउंडेड। कह रहे इन्वेस्टिगेशन जो है ना ये नहीं है बहुत ज़्यादा सो मच इस बारे में अबाउट कि क्या उसने कहा। इन्वेस्टिगेशन इस बारे में है ही नहीं कि इस आदमी ने क्या ट्वीट की थी। कह रहा है जितनी कि ये इस बारे में है कि कैसे हाउ इसको आदमी को हरास किया जा सकता है पैसिव वॉइस लगा करके, और कैसे इसके तरह जो है पीछे कुत्ते की तरह पड़ा जा सकता है, इसको हाउंड किया जा सकता है। और कहाँ तक हाउंड? टू द पॉइंट ऑफ, इस हद तक, टू द पॉइंट ऑफ, इस हद तक। और वो हद है मेकिंग हिम लीव हिज वोकेशन ऑफ फैक्ट चेकिंग एंड साइलेंस हिज वॉइस। ये हद है उसको उसका वोकेशन लीव करवाने की। वोकेशन मतलब पेशा, मेक लीव मतलब उसको लीव करवाना। तो ये वो हद है कि उससे उसका धंधा बंद करवा दिया गया, वोकेशन बंद करवा दिया गया जो है फैक्ट चेकिंग वेबसाइट का, और साइलेंस कर दिया गया उसकी आवाज़ को, गला घोट दिया गया उसकी वॉइस का। आया सेंटेंस समझ में? लंबा है लेकिन आसान है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। कह रहा है कुछ सिंपल से छोटे मोटे और बेवकूफ़ी भरे केस जो है ना रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करने के, और ये वो केसेस हैं जो आधारित हैं इनोक्यूअस ट्वीट्स पे, ऐसी ट्वीट्स पे जो बड़ी हार्मलेस होती हैं। कह रहा है इससे भी आगे ये जो केसेस हैं इन्होंने इस बात को साफ कर दिया है, ये इन्वेस्टिगेशन उतनी इस बारे में नहीं है कि इसने क्या कहा था, जितनी की एज अबाउट वो इस बारे में है कि कैसे इस आदमी को दुखी किया जाए, इसको हाउंड किया जाए, और इस हद तक किया जाए कि ये अपना पेशा छोड़ दे, मेक हिम लीव हिज वोकेशन जो है इस वेबसाइट को चलाने का, और इसकी आवाज़ को दबा दिया जाए। केसेस की वर्ब है हैव मेड, ही की वर्ब है सेड, ही आया जुबैर के लिए, अगेन ही की वर्ब है कुड बी हरास्ड पैसिव वॉइस में, और इस ही की दूसरी वर्ब है कुड बी हाउंडेड, ही कुड बी हरास्ड, ही कुड बी हाउंडेड। चलो और कुछ देखने वाला है। वोकेशन का मतलब है पेशा, आपका धंधा, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, जॉब, जो भी आप पैसा कमाने के लिए करते हो। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है एवरीवन मस्ट देयरफॉर वेलकम द जुडिशियल पुशबैक फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। कह रहा है इसीलिए हर एक आदमी को मस्ट करना ही चाहिए, मस्ट का मतलब है चाहिए ही चाहिए, और क्या करना चाहिए, कह रहा है इसलिए देयरफॉर, इसलिए वेलकम करना चाहिए, मस्ट वेलकम। और किसका, सरकार की तरफ से आए जवाबी हमले का, जुडिशियल पुशबैक का। सरकार मत नहीं, यहाँ पे जुडिशियल का मतलब है कोर्ट का, तो कोर्ट से आए हुए जवाबी हमले का, और ये आया है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा कैसे आया है भाई ये, इन सीइंग थ्रू द गेम प्लान बिहाइंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टीपल FIRs एट द इंस्टेंस ऑफ वोटरीज ऑफ हिंदुत्वा। कह रहे ये सारा जो पुशबैक आया सुप्रीम कोर्ट से, इस चीज़ को सी थ्रू करने में, इस चीज़ के अंदर झांक के देखने में, और वो चीज़ है उस गेम प्लान की जो इस चीज़ के पीछे है, और वो चीज़ है रजिस्ट्रेशन ऑफ कई सारी FIR का। और ये रजिस्ट्रेशन जो FIR हुआ है हिंदुत्व के वोटरीज के इंस्टेंस पे हुआ है, उनके कहने पे हुआ है। आई बात समझ में। जज साहब ने देखा कि इस आदमी को तो दुखी किया जा रहा है, एक ही ट्वीट पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एक जैसी FIR इस पर लगाई जा रही है, ताकि इसका एक पाँव वहाँ रहे एक पाँव वहाँ रहे। तो ऐसा जब इन्होंने गेम प्लान को सी थ्रू कर लिया ना, फिर ये समझ गए कि इस आदमी को हमें बेल देनी है। एवरीवन की जो वर्ब है वो है मस्ट वेलकम। वोटरी का मतलब होता है अंधभक्त, ब्लाइंड फॉलोअर। एट द इंस्टेंस ऑफ का मतलब होता है किसी के कहने पे, तो इनके कहने पे, ब्लाइंड फॉलोअर्स के कहने पे ही मल्टीपल FIRs लगी हैं। अब दो फ्रेज देखेंगे फटाफट से, फ्रेजेस को यूज़ करना सीखो, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। पहला फ्रेज है एट द इंस्टेंस ऑफ, इसका मतलब है किसी के कहने पे। दूसरा है एट द बिहेस्ट ऑफ, इसका मतलब है किसी की तरफ से। एक जैसी फ्रेज है, ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें। मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ ये उनके कहने पे, या मैं आपकी मदद कर रहा हूँ उनके कहने पे, तो आई एम हेल्पिंग यू उनके कहने पे, तो उनके कहने पे मतलब एट द इंस्टेंस ऑफ देम, ठीक है, उनके कहने पे। और मैं मान लो आपसे ऐसा बोलूँ कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ उनकी तरफ से, उनके कहने पे नहीं कर रहा हूँ, उनकी तरफ से कर रहा हूँ, उन्होंने बोला तो कर दो, मैं कर रहा हूँ, तो आई एम हेल्पिंग यू एट द बिहेस्ट ऑफ देम। आ गई बात समझ में। पहले केस में कर तो मैं रहा हूँ लेकिन उनके कहने पे, दूसरे केस में कर मैं रहा हूँ लेकिन अपने हिसाब से नहीं, उन्होंने कहा इसलिए ऐसा समझ लो वही आपकी मदद कर रहे हैं मेरे जरिए। ऐसा इन दोनों में फ़र्क होता है। बनाओ एक दो सेंटेंस, मज़ा आएगा, कमेंट में डालो, है ना। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहे द बेंच डिड नॉट प्रोसीड टू क्वैश द वेरियस केसेस अगेंस्ट मिस्टर जुबैर बट इट हैज़ ऑर्डर्ड द क्लबिंग ऑफ ऑल केसेस। कह रहे इस बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की नहीं प्रोसीड किया, नहीं इतना ही आगे बढ़ी, और कहाँ तक भाई, क्वैश करने तक। क्वैश का मतलब होता है कैंसिल कर देना, सेट असाइड कर देना, ख़त्म कर देने तक कई सारे केसेस को मिस्टर जुबैर के अगेंस्ट। तो बेंच ने केसेस को ख़त्म करने जितना काम तो नहीं किया। कह रहा लेकिन बट इस बेंच ने ऑर्डर कर दिया कि क्लब कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए सारे के सारे केसेस को एक साथ। और क्या ऑर्डर किया इसने, एंड ट्रांसफरिंग द इन्वेस्टिगेशन टू द दिल्ली पुलिस, और इसने ये बोला कि इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र किया जाए दिल्ली पुलिस के पास। ऐसा बेंच ने बोला, ताकि इस आदमी को, जुबैर को, बार बार अलग अलग शहरों की अलग अलग कोर्ट्स में धक्के ना खाने पड़े। बेंच की वर्ब है डिड नॉट प्रोसीड, इट की वर्ब है हैज़ ऑर्डर्ड। कैश क्वैश का मतलब क्या होता है, सेट असाइड करना, कैंसिल करना, एब्रोगेट करना, किसी चीज़ को, समझ गए ना। क्वैश द ऑर्डर मतलब किसी ऑर्डर को कैंसिल कर देना। कह रहा है एज ए कॉन्सिक्वेंस द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म्ड बाय द यूपी पुलिस टू इनिशिएट अ वाइड रेंजिंग प्रॉब अगेंस्ट हिम हैज़ बीन ऑर्डर टू बी डिसबैंडेड। कह रहा है इसके कॉन्सिक्वेंस के तौर पे, एज अ कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मतलब जो नतीजा आता है, जो परिणाम आता है। कह रहा है फलस्वरूप हुआ क्या, एक SIT टीम जो है, जो फॉर्म की गई थी, अब फॉर्म्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वो वाली टीम जिसको बनाया गया था, और किसके द्वारा, बाय लगा के बता रहा है, उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा। और क्यों बनाया गया था, ये टू लगा के बता रहा है, इनिशिएट करने के लिए, शुरू करने के लिए एक वाइड रेंजिंग प्रॉब को, एक ऐसी जांच को जो वाइड रेंजिंग है, जिसका दायरा बहुत बड़ा है, और किसके खिलाफ, अगेंस्ट हिम, इसी आदमी के खिलाफ। कह रहा है ये जो SIT है ना, इसको ऑर्डर कर दिया गया है कि ये डिसबैंड होगी, अब इसको डिसइंटीग्रेट या तोड़ दिया जाएगा। ऐसा कोर्ट ने बोला है कि यूपी पुलिस का इस मामले में कोई काम नहीं है ना, सारा काम जो है दिल्ली पुलिस देखेगी, आपकी जो है ये SIT वेसाइटी जो है वो हम ख़त्म कर रहे हैं। टीम की वर्ब है हैज़ बीन ऑर्डर्ड। फॉर्म यहाँ पे एडजेक्टिव है, अगेन देख लेना, ध्यान किया करो वर्ब की थर्ड फॉर्म कब एडजेक्टिव, कब जो है मेन वर्ब बन रही है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी तो साथ में लगा होगा हैज़, हैव या हैड। आगे बढ़े। डिसबैंड करना मतलब किसी को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना।
कह रहा है द वर्च्यूज ऑफ द ऑर्डर आर नॉट लिमिटेड टू द ग्रांट ऑफ रिलीफ। कह रहा है अब जो वर्च्यूज़ हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, वर्च्यूज़ मतलब अच्छाइयाँ, और किसकी, इस ऑर्डर की, ये सीमित नहीं है, आर नॉट लिमिटेड, ये सीमित नहीं है, और कहाँ तक, टू लगा के बता रहा है, रिलीफ की ग्रांट तक, जो राहत इसको मिली है जुबैर को, सिर्फ वहीं तक इसकी ऑर्डर की अच्छाइयाँ जो हैं लिमिटेड या सीमित नहीं है। अच्छा फिर कहाँ तक है, वर्च्यूज़ की वर्ब है आर। देखो वर्च्यू का मतलब होता है अच्छाइयाँ, इसका बिल्कुल उल्टा है बुराइयाँ, बुराइयाँ को बोलते हैं वाइस। लिख दूँ यहाँ पे, ये जोड़ा है उसका मतलब एंटोनिम वाला है ना, वर्च्यू का उल्टा वाइस, वर्च्यू मतलब अच्छाई, वाइस मतलब बुराइयाँ। आगे कह रहा है इन द प्रोसेस द बेंच हैज़ रिकॉग्नाइज्ड दैट सम एफआईआर्स आर सिमिलर इन कंटेंट एंड दैट देयर इज एन एफर्ट टू सबजेक्ट हिम टू एंडलेस राउंड्स ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर डाइवर्स कोर्ट्स। कह रहा है इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी कार्रवाई में जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, अब ये पहचान चुकी है, हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या पहचान चुकी है भाई, दैट वो ये कि कुछ एक जो एफआईआर हैं वो हैं आर बिल्कुल एक जैसी सिमिलर, और कैसे, उनके कंटेंट में हू बहू एक जैसी ही बात उनमें लिखी हुई है, वर्ड्स को चेंज भी नहीं किया गया, कंटेंट बिल्कुल सिमिलर है। और कह रहा है इस बात को भी पहचान चुकी है एंड दैट, ये भी दैट वो ये कि एक एफर्ट सा लगा हुआ है, एक कोशिश सी लगी हुई है, देयर इज एन एफर्ट, और किस चीज़ की, इस आदमी को सब्जेक्ट टू करने की, इस आदमी को इस चीज़ का एक्सपीरियंस करवाने की, सब्जेक्ट टू करना, किसी चीज़ के अधीन करना, एक्सपीरियंस करवाना, और क्या एक्सपीरियंस करवाने की, एंडलेस राउंड्स को, कभी ना ख़त्म होने वाले चक्रों को, जो है कार्रवाइयों के, प्रोसीडिंग्स के, और कहाँ पे, अलग अलग तरह की डाइवर्स कोर्ट्स के सामने, अदालतों के सामने। तो पूरी प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पहचान लिया कि इस आदमी को बार बार चक्कर कटवाने का एक कोशिश ही चल रही है पूरे देश की पुलिस के द्वारा, अलग अलग जगहों का चक्कर ये काटे। बेंच की वर्ब है हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, एफआईआर्स की वर्ब है आर, एफर्ट की वर्ब है इस, देर से क्लोज शुरू हुआ, वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखा हुआ है। एंडलेस मतलब जो कभी ना ख़त्म हो, राउंड मतलब घम चक्कर, समझते हो ना, प्रोसीडिंग्स मतलब कार्रवाई। डाइवर्स एक सिंपल सा वर्ड है, इसका मीनिंग मैंने आज लिखा नहीं है। डाइवर्स का मतलब होता है नाना प्रकार के, विविध, है ना, मल्टीपल। कह रहा इट हैज़ ऑल्सो डिक्लाइन टू बार हिम फ्रॉम डिबेटिंग फर्दर। कह रहा है इसने डिक्लाइन भी कर दिया, इस कोर्ट ने मना भी कर दिया है कि हम बार नहीं करेंगे इस आदमी को, और इस पर बैन नहीं लगाएंगे, और किस चीज़ का, और आगे ट्वीट करने का। कैसे नहीं लगाएंगे भाई, नोटिंग दैट नो वन चॉइस वॉइस कुड बी स्टिफल्ड लाइक दैट व्हेन एनीथिंग सेड इन द पब्लिक डोमेन वॉज ओपन टू स्क्रूटनी फॉर पॉसिबल ट्रांसग्रेशंस ऑफ लॉ। लंबा सेंटेंस है। कह रहा है इसने, कोर्ट ने बोला कि इसको ट्वीट लगाने पे हम कोई भी पाबंदी इस पर नहीं लगा रहे, ये और ट्वीट करे जितनी ये करना चाहता है। और ऐसा कब कहा इन्होंने, इस चीज़ को नोट करते हुए कहा कि किसी भी इंसान की जो वॉइस है ना, जवाब जो आवाज़ है, उसको हम स्टिफल नहीं कर सकते, कोई भी आदमी उसका गला नहीं घोट सकता। स्टिफल करने का मतलब होता है सफोकेट करना, किसी का गला घोटना। कह रहा है बिल्कुल ऐसे ही लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे ही लाइक दैट, और कब, कैसे, व्हेन एनीथिंग, जब कोई भी चीज़, सेड इन पब्लिक डोमेन, जो कही जाती है पब्लिक के डोमेन में, जो कही जाती है ओपनली। कह रहा है जब कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो वॉज ओपन, वो खुली है स्क्रूटनी के लिए, जांच के लिए, और किसके लिए, किसी भी पॉसिबल ट्रांसग्रेशन के लिए, किसी भी पॉसिबल वायलेशन के लिए जो है लॉ की। तो बेंच ने यही बोला कि आप क्यों कह रहे हो इस पर हम ट्वीट करने का जो बैन लगाएं, हम तो नहीं लगाएंगे। हमारे हिसाब से तो किसी की आवाज़ का गला नहीं घोंटा जा सकता, हर आदमी की आवाज़ जो है बुलंद होनी चाहिए। और ख़ास करके ऐसे मामले में जब कोई भी आदमी कुछ भी कह रहा है, वो सबके सामने आने ही वाला है, हम आराम से उसको इंटरनेट पे पढ़ के चेक करेंगे क्या गलत और क्या सही आदमी ट्वीट करता है। ट्वीट तो करने दो इसको। इट की वर्ब है हैज़ ऑल्सो डिक्लाइंड। नो वंस वॉइस की वर्ब है कुड बी स्टिफल्ड। स्टिफल का मतलब है गला घोटना, शायद नया वर्ड है आपके लिए। आपने सफोकेट सुना होगा, सफोकेट का एडवांस सिनोनिम है स्टिफल, साइलेंस करना, मजल करना। एनीथिंग की वर्ब है वॉज, एनीथिंग के लिए एडजेक्टिव है सेड, एनीथिंग जो विच इज सेड है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है। ट्रांसग्रेशन होता है वॉयलेशन यानी कि उल्लंघन। ये वर्ड बना है ट्रांस प्लस में एग्रेशन से। ट्रांस मतलब बियॉन्ड यानी कि पार, एग्रेशन मतलब आपका गुस्सा, आपकी हिंसा। आप हिंसक हो जाओ, किसी के घर में घुस जाओ तो आप ट्रांसग्रेशन करेंगे, आप उल्लंघन, वॉयलेशन या बीच करेंगे उसकी सीमाओं का। वर्ड्स को ब्रेक कर दिया करो, बड़े आसान हो जाते हैं याद करने। कह रहा दिस इज अ ब्लो फॉर फ्री स्पीच एट अ टाइम व्हेन कोर्ट्स इम्पोज गैग ऑर्डर्स एज पार्ट ऑफ द कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ बेल। कह रहा है ये एक ब्लो है फ्री स्पीच के लिए। ये चीज़ जो है अपने आप में एक फ्री स्पीच के लिए एक
हमला है, ठीक है। ब्लो फॉर फ्री स्पीच है, फ्री स्पीच के लिए एक हमला है ना, फ्री स्पीच पे नहीं, फ्री स्पीच के पक्ष में एक हमला है। ऐसे एक वक्त पे जब जो कोर्ट्स हैं कुछ एक वो इम्पोज कर रही हैं गैग ऑर्डर्स को, पाबंदी के ऑर्डर्स को। गैग ऑर्डर मतलब पाबंदी वाला ऑर्डर। और कैसे इम्पोज कर रही हैं, एक हिस्से के तौर पे जो है उन शर्तों का, कंडीशंस का, बेल को ग्रांट करने की, जमानत को देने की। तो कुछ एक छुटमुट कोर्ट होती हैं, वो क्या बोलती हैं, जमानत तब देंगे जब आप वादा करो आप फिर से ट्वीट नहीं करोगे। तो ऐसे हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो ये कहना है, ये फ्री स्पीच के लिए एक बहुत बड़ा अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ा ब्लो है। कोर्ट्स की वर्ब है इम्पोज का मतलब है लगाना, दिस की वर्ब है इज, गैग ऑर्डर का मतलब साइलेंसिंग ऑर्डर, एक ऐसा ऑर्डर जिससे आपको पाबंद किया जाए। करेक्ट दैट इट नीडेड द कंट्रीज हाईएस्ट कोर्ट टू ग्रांट सच रिलीफ इज अ सैड कमेंट्री ऑन द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंट्री। अब बता रहा है अपनी एंक्शियसनेस को। कह रहा है दैट ये बात की, अच्छा कौन सी बात भाई, कह रहा है इसको ज़रूरत पड़ी, इट नीडेड, अच्छा क्या ज़रूरत पड़ी, किसको ज़रूरत पड़ी, कंट्री की सबसे हाईएस्ट कोर्ट को, सबसे बड़ी अदालत को। और क्या करने के लिए, टू लगा के बता रहा है, ग्रांट करने के लिए, दे देने के लिए। और किस चीज़ को, ऐसी एक छोटी सी राहत को, सच रिलीफ को। कह रहा है ये बात की कि इतने छोटे से काम के लिए सुप्रीम कोर्ट को जहमत उठानी पड़ी। कह रहा है दैट ये बात है ना, ये इज़ अ सैड कमेंट्री, ये एक बहुत ही सैड कमेंट्री है उस स्टेट पे, उस अवस्था पे जो है अफेयर्स की, हालात की हमारे देश में, इन द कंट्री। आ गई बात समझ में। दैट की वर्ब है इज, इट की वर्ब है नीडेड। चलो सेंटेंस सिंपल सा है, मेरे ख्याल रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है द ओवरऑल atmosphere is so vitiated by state-backed majoritarianism that the Supreme Court has become the only forum। कह रहा है जो ओवरऑल एटमॉस्फेयर है, जो कुल मिलाकर के आबो हवा है, जो एनवायरनमेंट है, एम्बियंस है, वो इतना विशिएटेड हो चुका है, इतना पोल्यूटेड हो चुका है, करप्ट हो चुका है, कंटेमिनेटेड हो चुका है। और किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले मेजोरिटेरिज्म से, बहुसंख्यकवाद से। कह रहा इतना ज़्यादा खराब माहौल हो चुका है दैट वो ये कि सुप्रीम कोर्ट बन चुकी है, हैज़ बिकम हो चुकी है अकेला ऐसा फोरम, अकेला ऐसा मंच, अकेली ऐसी अदालत। और किसके लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर प्रोटेक्टिंग हमारी पर्सनल लिबर्टी को, निजी स्वतंत्रता को। और कह रहा है कब ये काम हो रहा है भाई साहब, वाइल द लोअर जुडिशियल एचलॉन्स डू नॉट सीम टू बी अप टू द टास्क। जब जो छोटे लोअर जुडिशियल जो एचलॉन्स हैं, एचलॉन मतलब लेवल, क्लास, कम्युनिटी, जब जो छोटे जुडिशियल कम्युनिटी है, कहने का मतलब है छोटे जज जो हैं सेशन कोर्ट्स के, छोटी मोटी कोर्ट्स के, कह रहे जब ये एचलॉन्स जो हैं दिखाई नहीं देते हैं बिल्कुल भी अप टू द टास्क। अप टू द टास्क का मतलब होता है इस काम में या किसी भी काम के लिए कैपेबल या कम्पिटेंट। तो छोटे कोर्ट तो बिल्कुल भी कम्पिटेंट नहीं है इस काम के लिए, सुप्रीम कोर्ट ही इस काम के लिए अब आगे आती है। समझ में आ गया। एटमॉस्फेयर की वर्ब है इस, विशिएटेड का मतलब है कंटेमिनेटेड, करप्टेड, पोल्यूटेड। कोर्ट की वर्ब है हैज़ बिकम, फोरम, फोरा, अडेंडम, अडेंडा, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, पोडियम, पोडिया, याद है ना, द ओनली फोरम। एचलॉन्स मतलब क्लास, लेवल, लोअर जुडिशियल एचलॉन मतलब नीचे लेवल की कोर्ट्स, ऐसा समझ लो। इसकी वर्ब है डू नॉट सेम। अच्छा, अप टू द टास्क का होने का मतलब है कैपेबल होना, कम्पिटेंट होना। मान लो कोई काम आप ना कर पाओ, मैं बोलूँगा आपसे ना हो पाएगा, तो मैं कैसे बोलूँगा, यू आर नॉट अप टू द टास्क। चलो यही रैपअप करेंगे आज। एक सॉलिड सी ग्रामर और वोकैबुलरी पंच आपको मिला होगा इस आर्टिकल में, है ना। कभी कभी ऐसा आर्टिकल आता है, मिस मत किया करो। आ जाओ अपने क्विज़ पे। अभी जो लास्ट मैंने सेंटेंस बोला था उसी से एक जो क्वेश्चन बना है, अप टू द टास्क का, टास्क के लिए ईडियम का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अप टू द टास्क का मीनिंग क्या होता है, तो चार में से एक आंसर आप निकाल ही लोगे, है ना। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे 3 एरर्स आपको मिलेंगी एक ही सेंटेंस के अंदर। पहले कोशिश करो, फिर मैं आपको अभी हिंट दे दूंगा। 3 एरर्स इसमें बड़ी बड़ी आपको दिखाई दे रही होंगी। 5वें में आपसे पूछा है बेवकूफ़ाने का, ल्यूडिक्रस का सिनोनिम क्या होता है। कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आपको सिर्फ एक बताना है। मैं तो 3-4 बता चुका हूँ आपको। बेवकूफ़ानी भरे का, ल्यूडिक्रस का एक सिनोनिम आपको बताना है 5th में। 6 का बताना है आपको, एक वन वर्ड है, समथिंग एब्सोल्युटली हार्मलेस, ऐसी चीज़ जो बिल्कुल भी आपको हार्म ना दे, इसके लिए वन वर्ड क्या होता है। अगेन कोई ऑप्शन नहीं है। अभी आर्टिकल आपने पढ़ा है, आंखें खुले से आपने पढ़ा है तो आपको आता होगा, है ना। मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल वाला काम ये है नहीं। 7th में आपको ऑप्शंस दिए हैं, ऐसी चीज़ जो करप्ट हो चुकी है, जो पोल्यूटेड या दूषित हो चुकी है, उसको क्या बोलेंगे। उसको ट्रिवियल बोलेंगे, लुडिक्रस बोलेंगे, एचलॉन बोलेंगे या विशिएटेड बोलेंगे। 7 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, जाके चेक कर लो।
इसमें 3 एरर्स मिलेंगी। एक एरर मिलेगी इस वर्ड के आसपास, दूसरी एरर्स मिलेंगी आपको मेक नाम की कॉजेटिव वर्ब के लिए, और तीसरी एरर्स मिलेंगी आपको स्टेडिया नाम के वर्ड के आसपास। सातों के आंसर फर्स्ट कमेंट में जाके चेक करना। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कमेंट सेक्शन में अपनी समरी लिखा करो इंग्लिश में 3 से 4 सेंटेंसेस में पूरे आर्टिकल की। आजकल मैं भी लिखने लगा हूँ, आप भी लिख लिया करो। अंटिल देन मुलाकात होगी कल। सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, राइटिंग, एसएससी और बैंकिंग, तीनों कोर्सेज के लिए ऐप को डाउनलोड करें। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर्स हैं मेरी टीम से, व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं। साइनिंग आउट।